12 में टीचर को बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन इस वजह से किया गया था निलंबित। टीचर ने माता सरस्वती की तस्वीर की जगह सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगा दी थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया और मदन दिलावर को इसकी शिकायत की, जिस पर निलंबित किया गया था। राजस्थान के 12 में एक टीचर को माता सरस्वती की तस्वीर की जगह प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाए जाने का खामियाजा निलंबन से भुगतना पड़ा। ये पूरा मामला 26 जनवरी 2024 का है। इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया। शिक्षिका को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी एससी विभाग द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी एससी विभाग कोटा के अध्यक्ष दिनेश खटीक ने बताया कि हेमलता बैरवा अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई तहसील किशनगंज जिला 12 को न्याय सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने और आरोपियों एवं विद्यालय के आरोपी स्टाफ के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। यदि जिला प्रशासन इसके बाद भी नियमानुसार कार्रवाई नहीं करता तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। दिनेश खटीक ने बताया कि शिक्षिका के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे अभिभावक व स्टूडेंट के खिलाफ भी 2 दिन पूर्व लाठीचार्ज किया गया। लगा दी थी सावित्रीबाई फुले की तस्वीर। 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई तहसील किशनगंज थाना नाहरगढ़ में पदस्थापित टीचर हेमलता बैरवा ने अपने संवैधानिक लोक सेवक के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के दौरान स्थानीय ग्रामीण सदस्यों एवं स्कूल के कुछ स्टाफ द्वारा राष्ट्रीय पावन पर्व के आयोजन के दौरान जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न किया गया। टीचर ने माता सरस्वती की तस्वीर की जगह सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगा दी थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया और मदन दिलावर को इसकी शिकायत की, जिस पर शिक्षिका को निलंबित किया गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सार्वजनिक रूप से डराए धमकाए एवं जाति सूचक शब्दों से तिरस्कार करते हुए अपमानित किया गया तो सड़कों पर उतरेगा दलित समाज। दिनेश खटीक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित टीचर की कोई मदद नहीं की गई और राज्य सरकार द्वारा शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया, जिससे राजस्थान प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित जाति के नागरिकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो दलित समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बरेली बनाएगा कीर्तिमान। सीएम योगी संग 10,000 लोग एक साथ बनाएंगे डमरू। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। आचार संहिता लागू होने से पहले डमरू चौक और महादेव सेतु के लोकार्पण कराने की तैयारी तेज हो गई है। बरेली कॉलेज मैदान में 7 मार्च को सीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस मौके पर डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 7 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली आ सकते हैं। इस दौरान शहर का माहौल शिवमय रहेगा। बरेली कॉलेज के मैदान पर सांस्कृतिक संध्या और नाथ महोत्सव का आयोजन होगा। एक साथ 10,000 लोग एक जैसा परिधान पहनकर डमरू बजाएंगे। इसे विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। इस कार्यक्रम की ड्रोन से फोटो कराई जाएगी। अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। नाथ महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। शुक्रवार को सीडीओ ने पर्यटन विभाग, बीडीए के अफसरों व बरेली कॉलेज के प्राचार्य के साथ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की। एक अफसर ने बताया कि कार्यक्रम बरेली कॉलेज के मैदान पर होना लगभग तय है। 2000 डमरू लाए गए। शनिवार को बैठक कर डीएम रविंद्र कुमार इसे अंतिम रूप दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी चल रही है। बीडीए को जिम्मेदारी दी गई है कि 10,000 डमरू की व्यवस्था करें। 2000 डमरू आ भी गए हैं। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वालों का चयन पर्यटन विभाग के अधिकारी करेंगे। प्रशासन के एक अफसर के मुताबिक कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। सभी तैयारियां भी हो गई हैं। शासन से हरी झंडी मिलते ही घोषणा कर दी जाएगी। डमरू चौक व महादेव पुल का होगा लोकार्पण। कुतुबखाना पर बने महादेव पुल और डेला पीर पर डमरू चौक का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री से कराने की तैयारी है। इसके अलावा कुछ और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कराया जा सकता है। इसमें स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट और नाथ कॉरिडोर के अलावा बीडीए के प्रोजेक्ट शामिल रहेंगे। लोक निर्माण विभाग के अफसरों को भी कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अखिलेश यादव रणनीति का दिखा उल्टा असर। अपने ही उठा रहे फैसले पर सवाल। राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों में से 5 ऊंची जातियों के थे। इनमें से 3 ब्राह्मण व 2 ठाकुर थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुश्किल में फंस गए हैं। ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों पर उनकी रणनीति का उल्टा असर हुआ है और ऊंची जातियों और पीढ़ीय वर्गों ने उन पर तीखे हमले किए हैं। हाल के राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के 7 विधायकों में से 5 ऊंची जातियों के थे। इनमें से 3
ब्राह्मण व 2 ठाकुर थे। उनकी शिकायत थी कि समाजवादी पार्टी ने समावेशिता की नीति छोड़ दी है। ब्राह्मण विधायकों में से एक ने कहा, पीडीए हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म की आलोचना की और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी, उससे साफ पता चलता है कि उन्होंने मौर्य की आलोचना को अपनी सहमति दे दी है। फैसले पर उठाया सवाल। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाले विधायकों में से एक मनोज पांडे ने कहा, अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ अयोध्या जाना चाहते थे। हमें लगा मंदिर का दौरा पार्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारे नेताओं ने न जाने का फैसला किया और हमें इसका पालन करना पड़ा। ऊंची जाति के विधायकों के साथ ही ओबीसी नेता भी पीडीए के फॉर्मूले पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन की आलोचना की और कहा, जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे उम्मीदवारों के चयन में पीडीए कहाँ है। बाद में वो मान गयी, लेकिन उन्होंने अपना वोट दलित रामजीलाल सुमन को दिया। लग रहे तमाम आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ने के बाद भी कहा कि सपा सही मायने में पीडीए का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से भटक गए हैं। सपा के पूर्व सहयोगी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बार-बार अखिलेश यादव की आलोचना करते रहे हैं और उन पर पीडीए के फॉर्मूले को महज नारे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने भी अखिलेश पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। पूर्व मंत्री आबिद रजा ने भी इसी आधार पर इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के पहले ऊंची जातियों, ओबीसी और मुस्लिम नेताओं द्वारा उनका साथ छोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए और दूसरी तरफ अपनी नीतियों के प्रति अपने मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक कौशल की आवश्यकता